स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज जो है एसएससी का पार्ट 3 जनरल नॉलेज का चलेगा। ठीक है, दो पार्ट बना दिया गया है, दोनों पार्ट को पहले देखिए। ठीक है, उसके बाद से क्या करिए, इसको देखिए तो आपको समझ में आएगा। क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना इसका दिया है सीरीज बाय सीरीज आते रहेगा। ठीक है, इससे जुड़िए और सब्सक्राइब और शेयर करिए और देखिए डेली ऑब्जेक्टिव करिए, आपका सहायता जरूर मिलेगा। ठीक है, जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है पॉइंट बाई पॉइंट उसको भी देखा जाएगा। देखिए अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी का। क्वेश्चन क्या है समझिए, कहा है भारत में सबसे पुराना लौह युग मतलब लोहा का युग जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या है इसका आंसर, क्या हो जाएगा, चित्रित धूसर मृदमांडों के साथ। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एसएससी मैट्रिक स्तरीय 2008 में पूछा हुआ है। ठीक है, नामे इतना डेंजरस है कि समझ में गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। क्लियर है। अब देखिए इसके बारे में क्या लिखा है। अब देखिए इस व्याख्या से क्या होगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या और पूछ सकता है, इसके अलावा इससे रिलेटेड ही पूछेगा और इसके रिलेटेड जब पूछेगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या होता है। देखिए लोहे के प्राचीनतम संबंधी उल्लेखों का पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाती है। ठीक है, अब जो है अब समझिए, अहित्य छत्र अंतर जी खेड़ा आलमगीरपुर मथुरा रोपड़ श्रावस्ती आदि स्थलों में लौह युग में, देखिए अब पूछेगा किस स्थल में लौह युग में संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुए, तो ऑब्जेक्टिव दे देगा ऐसे। क्लियर है, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कहां पे, यहाँ पे। ठीक है, और देखिए इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे चित्रित धूसर, देखिए धूसर मृद भांड कहा जाता है। आप पूछ देगा धूसर मृद भांड क्या है, किससे रिलेटेड है, तो क्या करेंगे, लौह युग से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। ठीक है, मगध के लिए उत्थान के लिए मगध अब ध्यान दीजिए बिंबिसार थे। अब बिंबिसार कैसे थे, थोड़ा इनका व्याख्या देख लिया जाए, उसके बाद से और अच्छा समझ में आ जाएगा। क्या दिया हुआ है, बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। इससे चंड प्रघोत यानी कि अवंती का शासक, देखिए अवंती का शासक की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। ठीक है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दी। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तरदायी था। देखिए बिंबिसार की, देखिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया, बिंबिसार की हत्या किसने की, अजात शत्रु ने। अजात शत्रु कौन था, बिंबिसार का पुत्र था। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था। अब देखिए अजात शत्रु किसका पुत्र था, तो क्या बताएंगे, बिंबिसार का था। अभी ऊपर ही पढ़े हैं आप। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कैसे है। देखिए ये 2008 में पूछा हुआ है। ठीक है, और ये क्या हुआ है, 2020 में पूछा हुआ है। देखिए 2020 में, कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन वही पूछता है, थोड़ा सा जो याद रहेगा तो पता चलेगा कि पढ़े हैं, नहीं याद रहेगा पढ़े रहेंगे कभी पढ़े नहीं किए हैं। ये चीज ध्यान दिया जाता है। क्या होता है कि जीके ऐसा होता है कि याद रहेगा तो पढ़े हैं, नहीं याद रहेगा तो एकदम साफे नहीं पढ़े हैं, देखे ही नहीं है, ऐसे ही होता है। क्लियर है, इसीलिए एक चीज को कई बार पढ़ा जाता है ताकि ध्यान में रहे। अब देखिए हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, लिखा हुआ है, क्लियर है, व्याख्या में दिया हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है समझिए, अलेक्जेंडर किसको कहा जाता था, सिकंदर को कहा जाता था। पहला क्वेश्चन तो बन जाएगा, अलेक्जेंडर किसको कहा जाता था, सिकंदर को। और पोरस में लड़ाई लड़ी गई थी। अब क्वेश्चन ये पूछा है अलेक्जेंडर और पोरस, सिकंदर पढ़े हैं आप, इसीलिए आपको क्या करना होता है कि बारीकी से समझना होता है। अलेक्जेंडर को ही सिकंदर कहा जाता है। क्लियर है, इनके बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था, देखिए समझिए यहाँ पे। अब व्याख्या में दिया हुआ है, इसमें क्या व्याख्या दिया हुआ है उसको समझिए पहले। ठीक है, यूनानी स्रोतों के अनुसार पैरव राजा पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइडेपिस का हुआ था। ठीक है, नदी के किनारे, ठीक है, हाइपेटिस नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य और
राज्य को वापस कर दिया था। ठीक है, प्रवाहित होकर राज्य को क्या कर दिया था, वापस कर दिया था, मित्रता कर ली। झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पिस कहा जाता है। अब देखिए झेलम नदी को कहा जाता है, ठीक है, यूनानी भाषा में। इस प्रकार अब ध्यान देखिए, अब इस प्रकार देखिए यहाँ पे दोनों विकल्प आपका सही हो जाते हैं। जैसे कि सिकंदर और पोरस की लड़ाई कहाँ हुई थी, हाइपेटिस में भी और झेलम में भी, दोनों नदी एक ही नाम है, इसको झेलम कहा गया और यूनानी में क्या कहा गया, हाइडेस्पिस कहा गया। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है। देखिए नाम है यहूदियों का, उनका धार्मिक पाठ क्या है, मूसा संहिता। धार्मिक पाठ मतलब हम लोग का भी धार्मिक पाठ है, रामायण है, महाभारत है, उसी प्रकार यहूदियों का धार्मिक पाठ है, उसको क्या नाम है, मूसा संहिता। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या सिस्टम है समझिए, यहूदी के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है और इनका पूजा स्थल सिनेगांग के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्धों का और जेद, देखिए अब बौद्ध का भी दे दिया, त्रिपिटक किसका है, बौद्ध का है। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए जो पारसी लोग हैं उनका क्या है, जैन अवेस्ता, जैन अवेस्ता पारसी का है, पवित्र ग्रंथ है। क्लियर है। इसी प्रकार हम लोग का भी जो ग्रंथ है, हिंदू का ग्रंथ है, मुस्लिम का ग्रंथ है, उनका कुरान है, हम लोग का रामायण है। ठीक है। इसी प्रकार महाभारत है। कहने का मतलब है कि जो है जो ग्रंथ होते हैं सबका ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित मगध राजवंशों का कालक्रम क्या है बताइए। ठीक है, अब कालक्रम पूछा हुआ है, देखिए इसका कालक्रम क्या क्या दिया हुआ है उसको समझ लिया जाए। ठीक है, दिए गए मगध राजवंशों का कालक्रम क्रम अनुसार इस प्रकार है। देखिए हर्यक वंश कब है, 1544 ईसा पूर्व से लेकर 1412 ईसा पूर्व तक। क्लियर है। हर्यक वंश शिशुनाग, उसके बाद से क्या है नंद वंश है, उसके बाद से क्या है मौर्य वंश है। इस प्रकार ये हो गया। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, हरेक वंश है। क्लियर है। तो आपको ऑब्जेक्टिव देख के इसको समझ लीजिए, सबसे पहले क्या है, हरेक वंश है। उसके बाद क्या है, हरेक वंश के बाद क्या है, शिशुनाग, यानी कि हरेक के बाद शिशुनाग वंश है, यानी कि हरेक, ये हो गया हरेक वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद से नंद वंश, उसके बाद से मौर्य वंश। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है समझिएगा, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय तंत्र की पहचान करिए। अब देखिए चिकित्सा की बात आ गई तो देखिए चरक हो गया, सुसूत्र हो गया और बाघभट्ट हो गया, सब क्या थे, चिकित्सक थे। अब देखिए इनका दिया हुआ है यहाँ पे, समझ लीजिए। देखिए इसमें व्याख्या भी दिया हुआ है। व्याख्या से ये होता है कि आप ऑब्जेक्टिव पढ़े, आप व्याख्या पढ़ लिए तो आपका डबल तैयारी हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या से एक लिंक मिल जाएगा, एक जुड़ जाएगा और समझ में अच्छा से आ जाएगा। क्लियर है। चरक, सुसूत्र और बाघभट्ट के चिकित्सक के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ही चिकित्सक आयुर्वेद के क्या है, सिद्धस्थ है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, धनानंद था। ठीक है। और धनानंद के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। ठीक, उसके यूनानी लेखक ने अग्रमीज कहा। क्या कहा, अग्रमीज। अब देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2022, 23, 24, 25 में कुछ भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, इसे कह देगा अग्रमीज क्या है, अग्रमीज किससे रिलेटेड है, ऑप्शन दे देगा 4। ठीक है। अब देखिए अब ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है, सबने दिया हुआ है, इस बुक की ही खासियत है। अब देखिए हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे, बिंबिसार थे। क्लियर है। बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे, मगध साम्राज्य के हर्यक वंश। ठीक है। अजात शत्रु बिंबिसार का बेटा था। सिकंदर महान कब पैदा हुए थे, 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने हाइडेस्पिस का युद्ध हराया था, पोरस को, वही झेलम। ठीक है। देखिए एक बार आपका रिवाइज में होना लगा। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था, मगध। क्या था, मगध था। 16 महाजनपदों में एक गांधार की राजधानी कहां थी, तक्षशिला में थी। प्राचीन भारत में व्यापारियों के संघों को श्रेणी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट,
छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? लौह का। किसका? लौह युग का था। ठीक है, मगध। अब देखिए लौह युग किस शताब्दी में हुआ? तो छठी में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार था। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों के इस्तेमाल किया था? मगध ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट। प्राचीन काल में स्रोतों सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? क्या थी? संस्कृत थी। हेरोडस को माना जाता है इतिहास का जनक। देखिए हेरोडस पढ़े होंगे, इतिहास का जनक कौन है? हेरोडस है, वही दिया हुआ है। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? पोरस की। देखिए बार बार वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है, इससे ये समझ में आया कि क्वेश्चन तो घुमा रहा है, लेकिन मैंने जो पढ़ा, आपने जो पढ़ा, मैंने जो पढ़ा है, इससे ये क्लियर हुआ कि बार बार रिपीट करने से कोई चीज ज्यादा समझ में आता है। अब देखिए नेक्स्ट। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? मूसा संहिता। देखिए फिर आ गया, महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। चरक, ये भारत, पतंजलि, ये सब क्या है? चिकित्सक। क्या? चिकित्सक है। ठीक है, कौन कौन है? ये तीनों है। क्लियर, अभी बताया है। अब देखिए, अब फिर आ गया आपका क्या? मौर्य काल। मौर्य काल क्या है समझिए। यूनानियों, जैसे यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो क्या बताओगे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यूनानी जो थे उसको भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो कहानी है उसको थोड़ा देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। ठीक है, क्लियर है? 305 ईसा पूर्व में यूनानी के शासक जो सैलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध के उपरांत हुई संधि फलस्वरूप सैलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह में दहेज के रूप में एरिया आराकोसिया, जेड्रोसिया यानी कि पेरिपेमिसिदाई के क्षेत्रों में दे दिया, जिसे कि दान में दे दिया, दहेज के रूप में दे दिया। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहां गुजारे। कहां गुजारे जी? श्रवणबेलगोला में। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझ लीजिए। ठीक है, दिया हुआ है जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला यानी मैसूर, कहां पे है? मैसूर में है, चले गए और यहीं पर इसने काया क्लेश द्वारा शरीर त्याग दिया। काया क्लेश द्वारा मतलब कि बिना खैले पीले जान दे देना। ठीक है, जिसे जैन धर्म के सलेखना कहा जाता है। सलेखन विधि इसे कहा जाता है जो बिना खाए बिना पिए शरीर को छोड़ दिया जाता है, अपने आप आत्मा तड़प के निकल जाएगी, उसको सलेखन विधि कहा जाता है। सलेखन विधि में क्या हुआ था कि मतलब सलेखन विधि क्यों किया जाता है कि पुनर्जन्म ना हो, इतना तपा दो आत्मा को कि पुनर्जन्म न ले, एकदम बिना खाए पिए ऐसी सोए रही। सलेखन विधि कहलाता है। अपने आप बिना खाए पिए ऐसी सोए रही, अपने आप कभी एक समय ऐसा आएगा कि क्या होगा, आत्मा से जो है शरीर से आत्मा निकल जाएगा, उसको कहते हैं सलेखन विधि। ठीक है, वही बोला है यहाँ पे, सलेखन कहा जाता है। ठीक है, काया क्लेश हो गया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तीसरा, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था जी? बिंदुसार था। ठीक है, बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। यूनानी इतिहासकार उसे अमित्र चेट्स के नाम से पुकारते हैं। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिंदुसार का पुत्र कौन था जी? अशोक था। ठीक है, बिंदुसार अशोक मौर्य राजवंश का महासम्राट था। यह बिंदुसार का क्या था? पुत्र था। क्लियर है? अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ठीक है, किस घटना से आया? कलिंग युद्ध से। अब कलिंग का युद्ध समझ लीजिए क्या है। ठीक है, अब कलिंग का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति त्याग कर धम घोष की नीति अपनाया। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से पूछेगा धम्म नीति कौन अपनाया? अशोक ने अपनाया। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? कौन है भाई? मौर्य राजा के अशोक थे। प्रियदर्शी आता है एग्जाम में, कहेगा प्रियदर्शी से किसको जानते हैं? तो क्या बताएंगे? अशोक को जानते हैं। क्लियर है? मगध के राज अशोक। अब देखिए यहाँ पे जो व्याख्या दिया हुआ है इसको समझना बहुत जरूरी है। मौर्य साम्राज्य अशोक के अभिलेख में उसे देवानप्रिय या देवानप्रियदर्शी तथा राजा आदि के उपाधि से संबोधित किया गया है। मास्की गुर्जा और निटूर तथा उद्देगोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? किसकी मिलती है? देखिए जीवन वृत्त आंतरिक सभी मिलती है। विदेशी नीति टोटल क्या मिलती है? उसके शिलालेखों से जानकारी मिलती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो देखिए यहां पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात हुआ है। जो उसका शिलालेख बना हुआ है उसी से ही उसका इतिहास ज्ञात हुआ है। ठीक है? उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्ग में किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। पूछेगा एग्जाम में कि अशोक का जो कि अभिलेख है कितने में मतलब कि विभाजित किया गया है? तो 3 में किया गया है। कौन कौन सा? शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। क्लियर है? शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है? 14 है लेकिन 8 विभिन्न स्थानों से क्या किए गए? प्राप्त किए गए हैं। इनमें अशोककालीन विदेशी नीति, आंतरिक नीति एवं जीवन वृत्त की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के लिए अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि, पूछेगा ब्राह्मणी लिपि और प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। अशोक का अभिलेख किसमें लिखा गया? बार बार पूछता है, ब्राह्मणी लिपि में, प्राकृतिक लिपि में। ठीक है? ध्यान दीजिएगा। केवल 2 अभिलेख क्या पूछा है? शहबाजी गढ़ी एवं मनरोहरा लिपि में ब्राह्मणी न होकर खरोष्टी लिपि है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि बार बार पूछता है, अशोक से रिलेटेड है खरोष्टी लिपि। ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझिए। देखिए कलिंग युद्ध 261 में हुआ था। ठीक है? के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण के दर्ज किया था? देखिए अब यहां दिया भी है, ध्यान दीजिए। देखिए एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, अगर आप इसको पढ़ लिए ये क्वेश्चन इतिहास से नहीं छूटेगा। ठीक है? 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के अभिलेख 8वें वर्ष 281 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? घटित हुआ था। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया और युद्ध को त्याग कर घोषणा की। मतलब युद्ध त्याग देकर अब न युद्ध लड़ेंगे। क्लियर है? बहुत घाटा हो रहा है, जान जाती है बहुत लोगों की, बेकसूरों की। ठीक है? 9वां, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उपगुप्त। ठीक है? बौद्ध धर्म पूछता है, अशोक कौन सा धर्म अपनाए थे? बौद्ध धर्म। वही जो थे कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने जैन धर्म के अनुसार जो है अपना जो है शरीर त्याग किया, आलेखन विधि से शरीर को त्याग किया था। लेकिन इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म अपनाया था। क्लियर है? सिंघली अनुश्रुतियों को दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोध, देखिए निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अब आता है निग्रोध नामक भिक्षु। ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? दिव्यादान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। ठीक है? बौद्ध भिक्षु रहते थे जो उपदेश देते थे, कहते थे कि भाई बौद्ध धर्म जो चाइना है सब बौद्ध धर्म है। क्लियर है? अब देखिए 10वां, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तो क्या बताओगे? तक्षशिला। ठीक है? तक्षशिला क्या था? मौर्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला था। यह विश्व भर में लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान में इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी में है। ठीक है? ये कुछ ही दूरी पर पश्चिम में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य के सैनिक शिक्षा
तक्षशिला से प्राप्त किया। चाणक्य यहाँ प्रसिद्ध आचार्य भी रहे थे। जो चाणक्य थे वो क्या थे, आचार्य रहे थे वहां पे, ठीक है, प्रसिद्ध आचार्य रहे थे। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, समझिए। देखिए कहा है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि से खुदे हुए हैं, ठीक है, कैसे, ब्राह्मणी लिपि से। क्लियर है। अशोक अभिलेखों के सहानबागढ़ी एवं मनसेहरा, ठीक है, मनसेहरा के अभिलेख, खरोष्टी लिपि, तक्षशिला, और इससे जो है कहने का मतलब, इसको एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़िए। क्लियर है। अब देखिए 12 निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ सही स्पष्ट किया था। किसने किया था, जेम्स प्रिंसिप। ध्यान दीजिएगा 1837 में जेम्स प्रिंसिप। क्लियर है। इन्होंने क्या किया था, अशोक का शिलालेखों का वर्णन किया था, पढ़ा वढ़ा था। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है, कौन सा है, संघ के प्राप्ति आस्था। क्लियर है। इसको एक बार आप देख लीजिएगा ध्यान से, व्याख्या पढ़ना सीख लीजिए। मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक कौन था, तो क्या बताएंगे, जिला प्रशासक। ठीक है। अब इसको जब पढ़ेंगे तो और आपको समझ में आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पेज। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, क्या बताएंगे, बृहद्रथ। कौन थे, बृहद्रथ। अब देखिए मौर्य वंश खत्म हो गया। क्लियर है। अब आपको करना क्या होगा, इसको एक बार वही चीज जो ऑब्जेक्टिव में आप पढ़े हैं, जैसे मैंने अभी बताया पिछले वीडियो में, वही चीज दिया हुआ है। एक बार वीडियो को पॉज करिए, पढ़िए, इसको लिखिए, उसके बाद इसको समझिए क्या क्या दिया हुआ है। मैं इसको ऊपर कर देता हूं, ठीक है, ताकि स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो ले लीजिए। क्लियर है। और इसको समझ लीजिए कि क्या है, थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं, लीजिए। क्लियर है, एकदम समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है कि ये सब पढ़ेंगे। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त के। देखिए मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, अशोक थे। ये आपको मटेरियल जो है, आप अपने हाथ से जब मटेरियल बनाएंगे ना, लिखेंगे ना, तो ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर है। देखिए ये चीज दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। यहां तक हो गया, इसको एक बार रोक लीजिएगा वीडियो को, फिर इसको पढ़िएगा, लिखिएगा। उसके बाद से फिर आगे देखिए, तक्षशिला जब बिंदुसार के शासक के दौरान अशांति कहाँ थी, तक्षशिला में थी। इसमें क्वेश्चन जो एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, मतलब कि जो क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसको लिखना है, लिख के समझना, चाहे पढ़ना है, और बार बार इसको लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अपना नोट्स बना लीजिए, बार बार नोट्स पढ़िए। ठीक है। एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद से नोट्स बना लीजिए, नोट्स को पढ़िए। जब रिवाइज करना होगा तो इसको रिवाइज भी आप कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक, वीडियो पॉज करके देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखते हैं। अब मौर्योत्तर काल है। ठीक है। अब मौर्योत्तर काल में क्या है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। मलिंद पन्हो क्या है। ठीक है, क्या है, बौद्ध पाठ है। ध्यान दीजिएगा, मलिंद पन्हो एक बौद्ध पाठ है, जो कि ग्रंथ है। इंडो ग्रीक शासक ने ये सब किया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे, तो क्या बताएंगे, कनिष्क थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछता है, चरक कनिष्क से रिलेटेड है। ठीक है। व्याख्या जरूर पढ़िएगा, व्याख्या मत छोड़िएगा। नेक्स्ट क्या है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, जाना जाता है गांधार काल से। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है, तो क्या हो जाएगा, वो गांधार कला हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझिए। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण क्या था, कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क का कौन था, कनिष्क था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला लीजिएगा ये। क्लियर है। देखिए एसएससी सीपीएम पूछा हुआ है मिलान वाला। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे, मिलाएंगे, आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, कवि राजमार्ग किसको, अमोघ वर्ष। आदि पुराण किसको, जिनसेन। ठीक है। नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज आज का। ठीक है। इसके बाद क्या करिएगा, आप इसको रिवाइज करते रहिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है। विक्रम संवत कब हुआ था, विक्रम संवत हुआ था 57 ईसा पूर्व में। ठीक है। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी, क्या बताएंगे, कनिष्क के काल में। ठीक है। कला
कला मतलब वही चित्रकारी उत्कारी हो गया, कला। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया है प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा कलिंग का एक महान शासक हुआ? कौन हुआ? खारवेल शासक था। कौन था? खारवेल। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? क्या बताएंगे? गोमती पुत्र थे। ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी थी? क्या बताएंगे? तक्षशिला थी। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये था आपका तीसरा पार्ट है। ठीक है। एसएससी के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे आने वाले क्वेश्चन है, सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है। इस बुक को पूरा कवर किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम लोग इसके आगे और भी वीडियो बनाएं और आपको दिखाएं कि कैसे इसको पढ़ा जाता है। क्लियर है दोस्तों? तब तक के लिए धन्यवाद।